अंधापन सप्ताह अभियान की रोकथाम भारत सरकार द्वारा योजना बनाई गई है जो अंधे लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अप्रैल तक आयोजित की जाती है। अंधापन उन लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा और दर्दनाक स्थिति है जो इससे पीड़ित हैं, जिन्हें आंखों से महसूस नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी से कि ब्लाइंडनेस वीक के मौके पर उनका क्या कहना है। जी सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी, मुझे यहाँ पे नागपुर में प्रैक्टिस में 20 इयर्स हुए हैं और मैं यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। सर, देखा जाए तो अंधत्व जो है अंधापन जिसे हम कहेंगे, इसका ये प्रिवेंशन वीक चल रहा है। अंदर औपचारिकता के रूप पे अंधापन क्या होता है, क्या कहेंगे? अंधापन मतलब अभी उसके अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। तो जैसे लीगल ब्लाइंडनेस होता है, सोशल, इकोनॉमिक। तो मेनली लीगल ब्लाइंडनेस इंडिया में है कि जो बेटर आए में अगर आप 6 फीट पे अगर काउंट नहीं कर सकते फिंगर, या पहली लाइन नहीं देख सकते या उससे कम देख सकते हैं, पहली लाइन कम से कम देख सकते हैं, तो ये स्लेनल चार्ट में जो पहली लाइन होती है उससे कम देख सकते हैं, तो आपको लीगल ब्लाइंडनेस है इंडिया में। और फुल टोटल ब्लाइंडनेस मतलब सिर्फ लाइट भी नहीं देखना, ये होता है। तो ये इसके बीच में फिर बाकी के टाइप के ब्लाइंडनेस आते हैं। ये जो ब्लाइंडनेस है, इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्या कहते हैं? तो ब्लाइंडनेस के इंडिया कंसिडर करते हुए काफ़ी रीजंस होते हैं। जैसे मेन रीजंस है कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, और बाद में ट्रैकोमा वगैरह भी रहते हैं। अब आजकल थोड़े कम हो गए वो प्रमाण, लेकिन वो भी हो सकता है ट्रैकोमा। जैसे हम बात करें डायबिटिकल ब्लाइंडनेस की, तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी देखा जाता है अधिकतर उनकी आंखों में असर पड़ता है और आंखें चली जाती हैं। किन कारणों से ऐसा होता होगा, क्या कहना? तो डायबिटीज से पूरे शरीर को असर करता है, तो आँख भी कोई छूटा नहीं है उससे। तो रेटिना में ज़्यादातर असर करता है। भले ही बाकी भी डिसीजेज जैसे कैटरैक्ट वगैरह भी बढ़ जाते हैं और ग्लूकोमा वगैरह बढ़ सकते हैं डायबिटीज़ में, बट रेटिना को मेनली अफेक्ट करता है। तो रेटिना में जो ब्लड वेसल्स है वो लीकी हो जाते हैं। लीकी मतलब वो उसमें से जो खून है वो ऐसा धब्बे समान दिखने लग जाता है रेटिना पे निकल के। तो और उसमें फिर येलो डिपॉजिट्स वगैरह, जिसको हम हार्ड एक्सुडेट्स बोलते हैं, वो भी जमा हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि विजन अफेक्ट होता है पेशेंट का, और विजन में उसके बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। मतलब एक ही प्रकार से नहीं होता है। जैसे एक तो खून जमा तो अर्ली पार्ट से हो जाता है, जो अगर पेशेंट का डायग्नोसिस पहले हुआ तो वो पता चलता है। लेट डायग्नोसिस में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, और विजन लॉस सीवियर हो सकता है। अगर हम बात करें मोतियाबिंदु की या काचबिंदु की, तो ये भी अंधत्व के प्रकार है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और काचबिंदु तो प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस में आता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी अगर ये भी प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर डायबिटीज़ वाले ने पहले आप चेकअप कर लिए तो आँख बच सकती है। वैसे ग्लूकोमा इज़ अ साइलेंट थीफ, मतलब वो नज़र ऐसी चुरा लेता है, लेकिन देर से पता चलता है। जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक विजन लॉस हो चुका रहता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है आँख का प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व पे असर आता है। ऑप्टिक नर्व पे असर आके और फिर नस में सूखने लगती है नस, तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये अगर हर आदमी 40 के बाद में चेकअप करे इसके लिए प्रेशर का और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का, तो ये पता चल सकता है ग्लूकोमा। और अर्लीस्ट और बाकी भी टाइप के ग्लूकोमा होते हैं जैसे, बट ये मेन ग्लूकोमा जो बोलते हैं साइलेंट थीफ, तो ये होता है। बाकी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और एक प्रकार होता है, मैं अब जो बताता हूँ ओपन एंगल की बात कर रहा था। और एक एंगल क्लोजर होता है जिसमें सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, मतलब उस लाल हो जाती है, दर्द होता है, ऐसे धब्बे दिखने लग जाते हैं, ये सब आते हैं उसमें। लेकिन ये वाले जो ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, इसमें नहीं होते। तो पेशेंट को लेट पता चलता है, लेट पता चलने से वो ब्लाइंडनेस आ जाता है। जी, ऐसा बहुत हद तक के देखा गया है। आजकल जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ समय बाद ब्लाइंडनेस आ जाता है, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय? तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी इसलिए होता है कि
जो ब्लड वेसल्स है आँख के, वो डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं और पूरी तरह डेवलप नहीं हुए रहते। तो इसलिए प्रीमेच्योर बेबीज़ को मतलब एग्जामिनेशन करना चाहिए। जैसे पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट जो भी ट्रीट कर रहे हैं, दे शुड कॉल एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू एग्जामिन द आई फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। और उसका देखा जाए कि लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह से उसमें फ़ायदा होता है अर्ली डायग्नोसिस। आँखों के ये जो अलग अलग विकार है, इसके लिए अगर उपचार की अगर बात की जाए तो इनको आँखों की तकलीफ है ये किस तरह से पहचाने और इसके उपचार के क्या तरीके हैं, क्या कहेंगे? मैं फिर से आँखों की जो तकलीफें हैं, जैसे आँखों की जो बीमारियां हैं, आँखों के जो विकार हैं, जो आँखों का अंधापन है, ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार आपने बताए, लेकिन इसको किस तरह से पहचाना जाएगा कि इनको ये विकार है और इसके उपचार किस तरह के हैं? तो जैसे बच्चा आता है चाइल्डहुड में, तो उसके बीमारियां मोस्टली अलग रहती है। रिफ्रैक्टिव एरर रह सकता है, एम्ब्लोपिया रह सकता है। एम्ब्लोपिया मतलब लेजिया है, लेजिया है मतलब कमज़ोर आँख। तो क्योंकि उसको चश्मे का नंबर है और वो नहीं पहनता है, तो उसके जो ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है वो उसी प्रकार से बनते जाता है। और जब तक वो पता चलता है 12 साल की उम्र तक, तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। तो इसलिए बच्चे को अगर कोई भी पावर है चश्मे का, तो वो पहनना चाहिए चश्मा। चश्मा नहीं पहनने से वो बहुत बार यही प्रॉब्लम आते हैं। बाकी दूसरे कारण भी होते हैं उसके लिए, बट मेन कारण यही रहता है कि चश्मा नहीं लगाना। और बहुत लोगों को बोलते हैं बच्चों को क्या चश्मा लगाने का, तो उससे क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन का सॉफ्टवेयर में वीक डेवलप हो जाता है और उसको बोलते हैं एम्ब्लोपिया। और फिर उसके वजह से वो परमानेंटली कमज़ोर रहता है आँख। सर, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक चल रहा है, इस अवसर पर आप जनता को क्या संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? तो मेनली है कि आप जैसे बच्चा है तो एक एग्जामिनेशन, जैसे प्रीमेच्योर आपने बोला, तो उस टाइम में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर आई चेकअप होना चाहिए। जैसे देखना चाहिए कि जो बच्चा है छोटा, वो फॉलो करता है क्या ऑब्जेक्ट्स को। वो 2 महीने में अगर वो फॉलो करता है तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो कर रहा तो पता चल सकता है कि नहीं फॉलो कर रहा है। या फिर उसको 3 महीने तक उसको कलर ऑब्जेक्ट्स भी ऐसा, जैसे कलर रेड कलर दिखा है तो दूर तक देख सकता है, तो वो थोड़े से पता चल जाता है उसके बारे में। और फिर सेकंड होता है कि टीचर्स जो है वो बताते हैं कि बच्चों में बराबर दिख रहा नहीं, पीछे बेंच में बैठा है तो उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय रिफ्रैक्टिव एरर के लिए चेकअप करना ज़रूरी है। ठीक है। फिर दूसरा है कि जैसे एज 40 हो जाता है तो ग्लॉकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब जो कोलेस्ट्रॉल, ये सब जांच है, थायराइड, हार्मोनल जो भी है, वो सब कर लेना चाहिए एक बार 40 के एज में, ताकि डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोसिस तभी भी हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के बाद पेशेंट आता है चश्मे के नंबर के लिए और हम डिटेक्ट करते कि उसको डायबिटीज़ है करके, बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच सकती है। और दूसरा है जैसे ट्रॉकोमा और ये बीमारियाँ, ये लो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होती है। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस के लिए तो वो अपन प्रिवेंट नहीं, बट वो जो ट्रॉकोमा डिसीज़ है, जैसे सुरमा लगाना, काजल लगाना, इससे वो रैपिडली फैलता है, तो इससे बचे रहना चाहिए। तो और दूसरी बीमारियाँ आप पूछो कौन सी भी जो तो है उसे। ठीक है। सर, अगर बात की जाए, आप पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं नागपुर में, आपके नज़र में ऐसे अनगिनत पेशेंट्स आए होंगे और अनगिनत पेशेंट्स आपने ट्रीटमेंट किए। क्या एक खुशी होती है जब एक कोई तकलीफ लेके आपके पास आता है, कुछ दिन के बाद उसकी तकलीफ ठीक हो जाती है, जब आपको थैंक यू बोल के जाता है, किस तरह की खुशी आपके चेहरे पर आती है? तो वो बता नहीं सकते, इतनी खुशी होती है। तो मतलब वो खुशी को बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी होती है कि कोई पेशेंट जैसे कैटरेक्ट का है, उसका लेंस कैटरेक्ट वाला निकाल के उसको नया लेंस बैठता है और तब वो लास्ट लाइन पढ़ सकता है, तो उसकी खुशी देख के हम खुश हो जाते हैं कि उसके। और ऐसा देखा जाता है कि उसकी मुंह पे स्माइल आती है जब वो देखता है, तो वो खुशी बयान नहीं की जाती। वो बहुत मतलब बहुत क्या बोलते, सुकून क्या बोलते हैं उसको, तो वैसा है। अगर हम विनायक आई केयर सेंटर की बात अगर करें
तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल? तो यहाँ पे हमारे पास कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और ऑक्यूलोप्लास्टी ये सब सर्जरीज होते हैं। रेटिना की सर्जरीज नहीं होती है, बट रेटिना का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और अभी जैसे कोविड को ध्यान में रखते हुए नॉन कोविड पेशेंट जो है आंखों के या अदर और भी कोई पेशेंट वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोविड हो जाएगा, तो ऐसे जो पेशेंट है इनको आप क्या संदेश देंगे ताकि वो अपना आंखों का इलाज जो है सही तरीके से करा पाए? नहीं, तो जैसे हमारे यहाँ पे भी आते हैं, अभी कोरोना अगर अभी वेव चल रही है, तो इस वे में अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ही आना चाहिए। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम फुल प्रिकॉशंस लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ में मास्क लगाते हैं, स्लिट लैम्प पे हम ऐसे पेपर अलग लगाते हैं, स्पिरिट से एवरी क्लीन करते हैं। इवन लेंस हमारे सॉल्यूशन में हम डुबा के उसको पहनाते हैं। ऐसे इवन वो जो उसका जो फ्रेम है उसको भी हम वो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबा के फिर सुखा के यूज़ करते हैं। तो प्रिकॉशंस हम पूरे लेते हैं, यानी कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से हम तैयार है। बट यही है कि वेव के समय में फैलना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत है उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये मेरा संदेश है।